हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इस वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये गाइज मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन करे थे और इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफाई कॉलोइड्स वेयर द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, state their characteristic and write an example of each of these classes। गाइज हमें उन कॉलोइड्स को क्लासिफाई करना है जिसके अंदर वाटर डिस्पर्जन मीडियम हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है और उनका एग्जाम्पल भी बताना है हमें। तो यहाँ पर 2 ही टाइप के होंगे जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो। वो वाले कॉलोइड 2 ही टाइप के होंगे जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो। फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी इसकी, स्टेबिलिटी और नेचर। तो स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल एज द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू चार्ज एंड वाटर इनवेलप सराउंडिंग द सोल पार्टिकल्स। इसकी स्टेबिलिटी गाइज इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर जो इसके पार्टिकल्स है उन पर चार्ज भी होता है और वो वाटर से सराउंडेड होते हैं। सेकेंड इज नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक का नेचर कैसा होता है, वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। एग्जाम्पल गाइस स्टार्च, गम एक्सेट्रा। अब सेकंड होगा गाइस हाइड्रोफोबिक कॉलोइड जिसके अंदर वाटर डिस्पर्जन मीडियम में होगा। इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेस स्टेबल एज द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू चार्ज ओनली। गाइस ये लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर हाइड्रोफिलिक। क्यों गाइस, हाइड्रोफिलिक के ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, बट हाइड्रोफिलिक में वाटर सराउंडेड होता है पार्टिकल्स के, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ये लेस स्टेबल है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार्ज होता है। और इसके नेचर की बात करें तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक FeOH3 एंड मेटल सल्फाइड लाइक As2S3। आई होप गाइज आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कोलोइडल सोल when a beam of light is passed through a colloidal solution। गाइज हमें एक्सप्लेन करना है क्या ऑब्जर्व करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से। कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा। ऑन पासिंग डायरेक्ट करंट कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड where they lose their charge and get coagulated। गाइस ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही प्रोसेस है। उसके अंदर भी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट पास करते थे तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते थे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब हम करंट पास करेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और वहां पर जाकर अपना जो चार्ज होगा वो लूज कर देंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड पार्ट क्या था गाइस इसका। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कहा गया था व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। गाइज तो यहां पर आप देखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। गाइज ये टिंडल इफेक्ट है। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कोलोइडल सॉल्यूशन की उसके अंदर टिंडल इफेक्ट था, ये उसी का है। जब भी हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन से तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो उस लाइट को स्कैटर कर देंगे और जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो होगा वो विजिबल हो जाएगा। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कोएगुलेशन ऑफ FeOH3 सोल एंड वाई। इन तीनों में से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इफेक्टिव रहेगी FeOH3 को कोगुलेट करने के लिए। ओके गाइस, अब देखते हैं।
FeOH3 इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। आपको मैंने पहले बताया था पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं इसको हम। FeOH3 is a positively charged sol. According to Hardy-Schulz rule, greater the charge on the oppositely charged ion of the electrolyte added, more effective it is in bringing about the coagulation. Hence, Na3PO4 containing PO4 3- ions is the most effective. Guys, जैसे कि हमें पता है FeOH3 जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। तो हार्डी-स्क्यूल्स रूल के मुताबिक उन्होंने ये कहा था अगर हमें किसी भी चार्ज का कोएगुलेशन करवाना है तो हमें अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डालना होगा, और उसके ऊपर जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे देखिए आप, ये हमें पता है ये पॉजिटिव है, तो इसके अंदर NaCl, Na2SO4, Na3PO4, इसके अंदर हम क्या देखेंगे गाइज, Na कॉमन है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव को लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला ही कोगुलेट करेगा। अब हम बात करेंगे Cl की, तो Cl -1 होता है। SO4 की बात करेंगे तो SO4 2- होता है। PO4 की बात करेंगे PO4 3- होता है। मतलब हार्डी-स्क्यूल्स रूल के मुताबिक हमें किसी भी चार्ज सोल का कोएगुलेशन करवाना है तो हमें अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोलाइट को डालना होगा, और जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर ग्रेटर चार्ज होना चाहिए। क्योंकि ग्रेटर चार्ज, जितना ज्यादा ग्रेटर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी और उतना ही जल्दी वो कोएगुलेशन करेगा। तो यहाँ पे PO4 3- है, तभी यहाँ पर गाइज जो हमारा Na3PO4 होगा उसको हम यूज करेंगे FeOH3 की कोएगुलेशन के लिए। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कंटेनिंग PO4 3- आयन। आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कोएगुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। गाइज हमें यह बताना है कोएगुलेशन देखा जाता है जब भी हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडल सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों देखा जाता है गाइज, हमें वो बताना है, ऑब्जर्वेशन बतानी है गाइज हमें। जैसे कि पता है हमें FeOH3 sol is positively charged which is coagulated by negatively charged Cl- present in sodium chloride solution। गाइज जैसे कि हमें पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है, तो इसको कोगुलेट करवाना है तो हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, और NaCl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तभी देखा जाता है कोएगुलेशन, जब भी हम NaCl को FeOH3 में डालेंगे तभी कोएगुलेशन देखा जाता है। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, FeOH3 जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका कोएगुलेशन के लिए हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, और NaCl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी हम इन दोनों को मिलाते हैं कोएगुलेशन देखी जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। NH3 गैस adsorbs more readily than N2 गैस on the surface of charcoal। गाइस जो NH3 होती है, NH3 गैस जो होती है वो एड्सॉर्ब हो जाएगी रेडिली देन N2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ऐसा क्यों ऑब्जर्व करा जाता है, अब इसकी बात करते हैं गाइस। NH3 as it has higher critical temperature than N2. Higher the critical temperature, more easily the gas can be liquefied. That is, greater is the intermolecular forces of attraction and hence greater will be adsorption। गाइस जैसे कि आपको पता है NH3 का हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है N2 से। अब गाइस कैसे पता चलेगा हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्योंकि गाइस ये जो होती है NH3 टेम्पररी गैस होती है और N2 जो होता है परमानेंट होती है। जो टेम्पररी होती है उसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा NH3 होता है उसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और जिसका जितना ज्यादा हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी ही आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी। तो जब भी गाइस NH3 का जब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी, और जो लिक्विफाइड हो जाती है आसानी से, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इसी वजह से NH3 ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर N2। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। जो NH3 होता है उसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है N2 से, और जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। अब लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, जो इजीली लिक्विफाइड हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
तभी NH3 जो होता है उसका एड्सॉर्प्शन चारकोल पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर N2। आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आई हो। गाइज अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। हमें इस ऑब्जर्वेशन का रीजन देना है गाइस, ऐसा किस लिए होता है। द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बोम्बार्डमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ dispersion medium. It has a stirring effect which does not permit the particles to settle and thus responsible for stability of salts. Guys, ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से जो डिस्पर्जन मीडियम के कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अनबैलेंस्ड बोम्बार्डमेंट होती है। जब अनबैलेंस्ड बोम्बार्डमेंट होती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे, वो नीचे जाएंगे ही नहीं, वो मूव करते रहेंगे। और वैसे भी आपको पता है गाइस, ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जिगजैग मोशन कोलॉइडल पार्टिकल्स की। और ब्राउनियन मूवमेंट एक काम और करते हैं कि वो अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट करवाने की वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं, और वो नीचे की तरफ नहीं बैठते, यही बात कोलॉइडल सोल को या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ओके गाइस, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग। टैनिंग के बाद जो हमारी लेदर होती है वो हार्ड हो जाती है, ऐसा क्यों होता है गाइस, हमें यह बताना, इसका रीजन देना। एनिमल हाइड इज कोलॉइडल इन नेचर एंड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो एनिमल हाइड होते हैं वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है गाइस, ठीक है। व्हेन अ हाइड इज सॉक्ड इन अ टैनिन विच कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड colloidal particles, mutual coagulation takes place and leather becomes hard. Guys, animal hide जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जब हम उस हाइड को टैनिन से लथपथ कर देंगे, सॉक्ड का मतलब लथपथ कर देना गाइस, जब हम उस एनिमल हाइड को टैनिन से लथपथ कर देंगे तो टैनिन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो वहां पर म्यूचुअल कोएगुलेशन होगी और उसके बाद जो होता है लेदर हार्ड हो जाता है गाइस। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है गाइस। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। और गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। बाय गाइस।